एक तरफ तो हमारा प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ रहा है गरीब मुसलमानों की मदद का हवाला देकर, तशद्दुद ढा रहे हैं। एक मैं आजकल देखता हूँ, उसकी रील बड़ी वायरल होती है। वो दिल्ली में कौन सा एक नया एमएलए बना है, वो जाके रेडियो के नाम चेक करवा रहा है कि हाँ भी तेरा नाम क्या है, यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे नाम लिखो। अपने हिंदू भाइयों को ही कह रहा हूँ कि इन्होंने किसी और को मूर्ख नहीं समझा, इन्होंने आपको ही मूर्ख समझ लिया है। कि एक तरफ तो आपको ये इस एजेंडे पे लगा रहे हैं कि भी गरीब मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, एक तरफ जो मोदी है वो सऊदी अरेबिया क्या करने जा रहे हैं। अगर कतर का शेख आता है तो ये सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उसको मिलने एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। इकोनॉमिकली ये जो अटारी बॉर्डर बंद किया है, तो भाई ये गुजरात के बॉर्डर क्यों नहीं बंद किए? क्या बात, क्या सारा बिजनेस गुजरातियों को ही चाहिए? उन्हीं के बाल बच्चे हैं, उन्हीं के सारा कुछ मिलेगा। तो ये हमारी सिख कौम को भी सोचना पड़ेगा। इस देश के अंदर इस टाइम जवाबदेही खत्म हो चुकी है, कोई जवाब नहीं मांग रहा। अभी ये कांग्रेस ने 6 सवाल उठाए हैं, कहां है आपकी एजिटेशन? यही बीजेपी थी कि हल्की सी होती थी तो पूरा भारत बंद कर देती थी। ऐसे नहीं अमित शाह कहता भी 2047 तक हमें कोई हिला नहीं सकता। उसका कारण यह है कि उसे पता भी निकम्मे पॉलिटिशियन है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन अपने आप को कहलाती है, आपको लग रहा है कि कहीं इन्होंने कोई विरोध किया हो, कहीं सड़कों पे आए हो, कि सरकार को सवालों में लिया हो? नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं राजा सुरेंद्र सिंह जी, जो कि पंजाब से अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी नजर बना के रखते हैं। पहलगाम के बाद जो हालात हैं उस पर लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। इनकी जो पहली वीडियो थी पहलगाम पर, उसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने देखा, कमेंट किए। और अब मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में इस वक्त एक खास तौर पर मुसलमान अजीब सा महसूस कर रहा है, कहीं डर भी है, खासकर जो गरीब तबका है, जो बेचारा रोज कमाने खाने वाला है, जो फेरी करता है, मजदूरी करता है या कहीं किसी के यहाँ काम करता है, तो वो कहीं गाँव में जाने से डर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने माहौल खराब किया। गाजियाबाद में हो, वो पंजाब में 1-2 जगह पर कश्मीरी स्टूडेंट पर जो अटैक हुए हैं, लोग वो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल खराब कर रहे हैं, खासकर एक पार्टी के नेता वो ये आह्वान भी कर रहे हैं कि भाई उन्होंने गोली मारी, नाम पूछकर आप जो है सब्जी भी खरीदें तो नाम पूछकर खरीदें। तो अपने ही देश में ध्रुवीकरण की बातें की जा रही हैं, तो इसका मतलब तो है कि दुश्मन को फायदा मिल रहा है, उसके जो मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं कि देखो, एक तो हमने हमला किया इनके देश में और अब इनके देश की जनता आपस में लड़ मर रही है। तो इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। राजा जी, आपसे जानना चाहता हूं, आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो इकराम, आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार और उनका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद कि उन्होंने पिछले जो आपके साथ एपिसोड था उसको इतना प्यार दिया और हमारी बात सुनी। लेकिन आज बात वहीं से शुरू होती है कि ये जो हालात बने हैं, ये हालात किस लिए हैं? एक तरफ तो हमारा प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ रहा है गरीब मुसलमानों की मदद का हवाला देकर, कि भाई जितने अमीर मुसलमान थे उन्होंने वक्फ का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ का, और हम आज गरीबों को बेनिफिट देने के लिए ये वक्फ बिल लेके आ रहे हैं। और साथ में उन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं वो तशद्दुद ढा रहे हैं। एक मैं आजकल देखता हूं, उसकी रील बड़ी वायरल होती है। वो दिल्ली में कौन सा एक नया एमएलए बना है, वो जाके रेडियो के नाम चेक करवा रहा है कि हाँ भी तेरा नाम क्या है, यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे नाम लिखो। अरे सबसे पहले तो तेल अपनी गाड़ी चलाना बंद करो, क्योंकि वो सारा तेल सऊदी अरेबिया या मुस्लिम कंट्री से आता है। पहले तो अपनी गाड़ियों को बंद करो। आज ये जो क्लासिफिकेशन हो गई है, ये कहीं ना कहीं 100% इस देश की जनता को मूर्ख समझ बैठे हैं। और खासकर मैं अपने हिंदू भाइयों को ही कह रहा हूं कि इन्होंने किसी और को मूर्ख नहीं समझा, इन्होंने आपको ही मूर्ख समझ लिया है। कि एक तरफ तो आपको ये इस एजेंडे पे लगा रहे हैं कि भी गरीब मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, एक तरफ जो मोदी है वो सऊदी अरेबिया क्या करने जा रहे हैं। अगर कतर का शेख आता है तो ये सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उसको मिलने एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। तो अगर मुसलमानों से नफरत है तो फिर अपने एजेंडे पे रहिए कि हमें मुसलमानों से नफरत है, फिर उसका मतलब गरीबों की और अमीरों की क्लासिफिकेशन मत करिए। ये इसमें इन्होंने महारत हासिल की हुई है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं इकराम, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका कारण है कि जैसे आपका बिजनेस है कि आप मीडिया में है, मेरा बिजनेस है कि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन में हूं या रियल एस्टेट में हूं, जिसमें भी जो काम कर रहा हूं, तो हर बंदे का एक बिजनेस है, एक उसकी एक्टिविटी है जो रोज सुबह उठ के वो करता ही करता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी एक्टिविटी जो इनका एक वो है आरएसएस। उसकी एक्टिविटी क्या है कि हिंदुत्व को
हर तरफ से एजेंडा थोप देना, उनके वहां से हर टाइम वहां पे वो लोग बैठ के उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं कि कैसे इस देश को हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, हिंदुत्व के मोड़ में कैसे लेके आया जाए, उसके प्रति वो 24 घंटे 365 दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जबकि मैं समझता हूं कि हमारे सिखों के पास भी नहीं है वो सिस्टम, वो मुसलमानों के पास भी नहीं है। आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं नेता विहीन है। कोई ऐसा नेता नहीं जो इन मुसलमानों की बात उठाए, जो कुछ है वो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं और अपना फायदा ले रहे हैं, और मुसलमान कौम को उन्होंने छोड़ रखा है कि जैसे कि उनका कोई वाली वारिस ना हो। तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि वो जो एजेंडा पाकिस्तान ने चलाया, अब बात तो ये है कि अभी तक आप अगर पाकिस्तान ने चलाया तो आपने पाकिस्तान पे एक्शन क्या लिया? पानी तो बंद हुआ नहीं, ये तो कोरा झूठ है, ठीक है ना, वो आप बंद कर सकते हो। उसमें शंकराचार्य जी का बयान भी आ गया कि चलो अगर हम देते तो हमारे ऊपर तो और भी कुछ कहते। आपके शंकराचार्य जी ने कह दिया कि 20 साल तक आप पानी बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपके पास वो व्यवस्था है, तो वो झूठ क्यों बोल रहे हो? दूसरा, इससे आज मैं अपने सिख भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि ये इसके कोई इसमें दो राय नहीं कि मोदी जी ने करतार साहब का लांगा खुलवाने में मदद की, उन्होंने वीर बाल दिवस सब कुछ किया, सिखों के लिए वो दिखा रहे हैं कि हम कितने प्रेम रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिखों की जो स्टेट है पंजाब, उसके साथ विरोध क्यों? उसको क्यों इकोनॉमिकली आप खत्म करने पे लगे हुए हो? आज मैं ये भी बात करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, पहले हमारी कम्युनिटी को खालिस्तानी लेबल्ड किया गया, वहां आतंकवाद का दौर आया, फिर उस पंजाब को नशे में लगा दिया गया, इतनी तशद्दद ढाई गई कि आज आधा पंजाब, आज पंजाब से बाहर जाके दूसरे मुल्कों में रहने के लिए उनको जरूरत पड़ी, और यहां अपने घरों को ताले लगा के अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ के वो आज बाहर है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या हुई कि इनको इकोनॉमिकली कैसे खत्म किया जाए। तो इकोनॉमिकली ये जो अटारी बॉर्डर बंद किया है, तो भाई ये गुजरात के बॉर्डर क्यों नहीं बंद किए? क्या बात, क्या सारा बिजनेस गुजरातियों को ही चाहिए? उन्हीं के बाल बच्चे हैं, उन्हीं के सारा कुछ मिलेगा। तो ये हमारी सिख कौम को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें भी चौकन्ना रहना है। और जहां तक आपने बात की कश्मीरी विद्यार्थियों की, तो मैं आपके चैनल के राही ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में प्रभु की कृपा से हमारा जो जाट महासभा है वो हर तरफ है, और कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत कहीं आती है तो आप जाट महासभा की ऑर्गेनाइजेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो जुझारू नेता हैं वो सब इस बात के लिए, वो सर्वधर्म के अंदर विश्वास रखते हैं, और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ये जाट महासभा की तरफ से आपको मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन मेन मुद्दा ये है इकराम कि आज जो ये हालात बने हैं, आज मैं ये कहता हूं कि आज एक वीडियो देख रहा था कि जब 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह जी बीच बरसात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? बिहार में हंसी ठट्टे कर रहा है और वहां वोट मांगने गया हुआ है। तभी तो ये शक पैदा होता है कि ये करतूत पता नहीं पाकिस्तान की है भी है कि नहीं। अगर पाकिस्तान की होती तो कहां गई वो 56 इंच की छाती? तो क्यों अभी तक ऐसा माहौल, जब पूरी आपके साथ सारा देश खड़ा है, तो आपने क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए? उनके यहां से आपने जो लोग आए हुए थे उनको भेज दिए। तो क्या है कि इसका मतलब यह है कि आम जनता को जो पनिशमेंट है आप राजनेताओं के निकम्मेपनों की, वो भी इस पब्लिक को ही उठानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो उधर पाकिस्तान की हो, चाहे वो इधर हिंदुस्तान की हो, आप लोग तो अपनी गलबैयां डाल ही रहे हैं, और समय समय पे एक दूसरी कंट्रीज अपने हितों को साधने के लिए ये नेता लोग इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। ये बात भी आपको बता दूं इकराम, पिसना तो आम जनता को है, कि जो आम जनता पिस रही है। चाहे अब देखो जो रिश्तेदार मिलने आए हुए थे उनका क्या कसूर है?
जो वहां गए हुए थे उनका क्या कसूर है? तशद्दुद तो फिर आम आदमी पे ढाई गई। तो ये हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जब तक अवाम एक हजूम बन के क्या कहते हैं सवालों को नहीं उठाएगा, तो ये जो राजनेता है हमें फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये मैं कहूं कि इस देश के अंदर इस टाइम जवाबदेही खत्म हो चुकी है। कोई जवाब नहीं मांग रहा। अभी ये कांग्रेस ने 6 सवाल उठाए हैं। कहां है आपकी एजिटेशन? यही बीजेपी थी कि हल्की सी होती थी तो पूरा भारत बंद कर देती थी, आपकी नाक में दम कर देती थी। एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं बीजेपी और आरएसएस को सल्यूट करता हूं कि चाहे उसकी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन वो पूरे अपने एजेंडे को पूरी शिद्दत से करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो बैठे अपने घरों में, जो होता है होने दो। क्या आप ऐसे करके सत्ता वापस ले लोगे? आप सारी उम्र सत्ता नहीं वापस ले सकते जब तक आप जमीन पे नहीं आओगे, आप रोड पे नहीं आओगे, आप एजुटेशन नहीं करोगे, तब तक आप ये सरकार को भूल जाओ के बदल देंगे। ऐसे नहीं। अमित शाह कहता भी 2047 तक हमें कोई हिला नहीं सकता। उसका कारण ये है कि उसे पता भी निकम्मे पॉलिटिशियन है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन अपने आप को कहलाती है, आपको लग रहा है कि कहीं इन्होंने कोई विरोध किया हो, कहीं सड़कों पे आए हो, कि सरकार को सवालों में लिया हो? ठीक है। तो ये कहने का मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो उससे ज्यादा तो आपके चैनल पे हम ही बोल देते हैं। आप ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं आप, वो तो एक इतनी बड़ी पार्टी है, एज ए इंडिविजुअल हमें आपके चैनल्स पे जो कमेंट्स आते हैं उसमें गालियां भी कितनी पड़ती हैं। लेकिन क्यों? उसका रीजन ये है कि जो सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहा है, उसके लिए हमारे जैसे जो विचारक हैं, जो इस कौम को जगाना चाहते हैं, वो देश की जनता को जगाना चाहते हैं, उनके लिए हम हमेशा एक हर्डल है। इसलिए हमें वो गालियां देते हैं। वो अपने एजेंडे पे पूरी तरह से कायम है। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना दूं इकराम। एक बार एक आदमी था, वो रोज दिया जगाने जाता था। तो प्रभु बड़े खुश थे कि भाई कुछ भी हो, ये भाई मेरी सेवा करने जरूर आता है। एक उसका विरोधी था, वो उसका दिया वहां बुझाने जाता था कि भाई मैं इसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करने दूंगा, मैं इसका दिया बुझा के ही आऊंगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्लड आया। तो उस बंदे ने कहा भी आज तो पानी बड़ा चढ़ा हुआ है, कहीं मैं ही ना डूब जाऊं। तो वो दिया जगाने नहीं गया। तो जो दिया बुझाने वाला था वो पहुंच गया। तो परमात्मा वहां प्रकट हो गया। वो बोला भाई जो तेरी शिद्दत है, जो तेरा एक अंदर जुनून है, वो जुनून को मैं सलाम करता हूं, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। तो यही जो आरएसएस अपनी और बीजेपी अपने जुनून से इस देश को हिंदू मुसलमान करने पे लगी है, उसी जुनून से हमें उसका सामना करना पड़ेगा, वरना इनको हटाना आज की डेट में बहुत मुश्किल होगा इकराम। और दूसरा भी, मैं मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हिंदुओं को अपना धर्म पहचानना चाहिए। अरे भाई, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, धर्म ही सनातन है। और अगर आप इतने हिंदुत्व के तगड़े हैं तो क्यों जेड क्लास सिक्योरिटी लेके घूमते हो? मतलब अपने लिए तो आपको प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, और वो जो 2000 सैलानी थे उनको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी? अच्छा इकराम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि उन 2000 लोगों में कितने आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग थे? अगर वहां पे 100 भी थे, 200 भी थे, 300 भी थे, तो वो भारत माता की सेवा के लिए आगे क्यों नहीं आए? कि खाली बोलने के लिए है वो आरएसएस, के खाली जब करने की बारी आती है तो फौज देखे, सिख कौम देखे, राजपूत कौम देखे, और जब माल खाने की बारी आए तो गुजराती आ जाए। तो ये मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि वहां पे अगर 2000 लोगों का डाटा मिले तो ये पता लगे कि वहां पे आरएसएस से जुड़े कितने लोग थे। क्यों? अगर भारत माता के ऊपर विपदा आई और आप में से किसी एक ने कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब आपका वो प्रोपेगेंडा दिखावा है। भारत माता की जय और भारत माता का करना, भारत माता के ऊपर कोई आंच आती, मजा आता कि वहां पे आरएसएस का सेवक वहां जंग लड़ता और कहता कि हाँ भी मैंने ये कोशिश की। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। मैं फिर आपकी अब चैनल के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगा, इस देश को गर्क में मत डबोइए। ये देश बड़ा महान देश है।
आज हमारे ही देश के लोगों को नासा यूज कर रहा है। आज हमारे ही साधु संतों की कृपा से रशिया वाले अपने काफी प्लान्स बना रहे हैं। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो बुद्धि है कि हम एक्चुअल में विश्व गुरु बन सकते हैं, खाली दिखावे के विश्व गुरु नहीं। तो बजाय कि नेगेटिव अप्रोच को लेने की बजाय एक पॉजिटिव सोच से चले, सिंगापुर का मॉडल लेके चले कि एक प्रधानमंत्री ने जहां अपने स्लम्स को आज इन वर्ल्ड का नंबर 1 पासपोर्ट बना दिया है। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट की सोच से चले। हिंदू मुसलमान तो सब जो माँ के वहां से आते हैं तो सब एक जैसे होते हैं। हर एक को अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अलग अलग मकसद है। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी ये कहूंगा कि अपना नेता ढूंढें, अपना नेता तैयार करें कि जो आपकी बात उठाए। और हम भी सिखों में ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आरएसएस की विचारधारा है, ऐसा हम भी अपना एक बौद्धिक तल पे बनाए कि अगर हमारे अगेंस्ट बौद्धिक प्रहार हो रहा है तो उस बौद्धिक प्रहार से बचने के लिए सिख इंटेलिजेंट लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, ताकि हम उनके जो माइंड गेम है उसकी लड़ाई भी लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स के लिए और आपके सजेशन के लिए जो आपने जनता को दिए हैं। साथ ही आपने बहुत सारे सुलगते सवाल किए हैं जो सरकार से जनता को पूछने चाहिए। आप लोग कितने सहमत हैं राजा जी की बातों से, उनके विचारों से, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी तमाम अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।